कुर्द कि जिसको आज के दौर में दुनिया की सबसे मजलूम कौमों में से एक कौम माना जाता है। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि आज के दौर में अगर इस दुनिया के अंदर किसी कौम ने वेस्टर्न पावर से और मेनली अमेरिका से सबसे ज्यादा धोखा खाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही कुर्द लोग हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इतिहास से कुछ सीख लेने की बजाय यही कुर्द कौम एक बार फिर से हमको अमेरिका से धोखा खाने के लिए तैयार खड़ी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब दुनिया भर का मीडिया लगातार यही रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल को अब जब ये रियलाइज हो चुका है कि वो सिर्फ आसमान से बमबारी करके ईरान की हुकूमत को नहीं पलट सकते हैं और उनको ग्राउंड पर जाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि वो खुद तो ग्राउंड पर जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो इसीलिए वो कुर्दों के जरिए से ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब इराक और ईरान में रहने वाले जो कुर्द लड़ाके हैं वो ईरान की फौज से जंग करेंगे और अमेरिका और इजराइल के लिए खून बहाएंगे। अब हम डायरेक्ट कुर्दों के इतिहास पर आएं तो आप लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिनको मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है और जिन्होंने ही किसी दौर में मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। तो ये जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे ये दरअसल एक कुर्द ही थे। सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ही नहीं बल्कि मुस्लिम इतिहास में और भी बेशुमार ऐसे बड़े बड़े कमांडर्स या फिर सिपाही गुजरे हैं कि जिनका ताल्लुक इसी कौम से था। कोई दौर हुआ करता था कि जब मुस्लिम दुनिया की तमाम रियासतें, तमाम सल्तनतें यही कोशिश किया करती थी कि उनकी फौज के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुर्द लड़ाके मौजूद हों, क्योंकि ये लोग इतने बहादुर और जंगी मामलात में इतने माहिर हुआ करते थे कि किसी भी फौज के अंदर इनकी मौजूदगी ही जीत की गारंटी समझी जाती थी। मगर देखिए कि आज सब कुछ बदल चुका है। सबसे पहले तो आप लोग जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। इस इलाके को कुर्दिस्तान कहा जाता है। यही वो इलाका है कि जहाँ पर सैकड़ों या हजारों साल से कुर्द लोग रहते आए हैं। अब ये पूरा इलाका अपने आप में कोई देश नहीं है बल्कि एक ऐसा बड़ा इलाका है कि जो आज की डेट में लगभग 4 अलग अलग देशों में डिवाइड हो चुका है। मतलब इसका एक बड़ा हिस्सा तो तुर्की देश में आता है, एक सीरिया में आता है, एक इराक में आता है, तो हाँ एक ईरान में भी आता है। अब जब ये पूरा इलाका ही आज 4 अलग अलग देशों में बंट चुका है तो जाहिर है इसमें रहने वाले जो कुर्द लोग हैं वो भी 4 अलग अलग देशों में बंट चुके हैं। दोस्तों, आज हमारी इस दुनिया के अंदर कुर्दों की जो टोटल आबादी है वो लगभग 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के करीब बताई जाती है। और हाँ, यहाँ पर आप ये बात जरूर याद रखें कि कुर्द कोई धर्म वगैरह नहीं है बल्कि ये एक नस्ल है। मतलब जैसा कि चाइना में पैदा होने वाले लोग चाइनीज नस्ल के हैं, अब वो चाहें किसी भी धर्म को माने या कहीं पर भी जाकर रहने लगें। अरब के इलाके में पैदा होने वाले लोग अरबी नस्ल के हैं और ईरान के इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग पर्शियन मतलब के फारसी नस्ल के हैं। बिल्कुल वैसे ही ये कुर्द एक नस्ल है। हाँ, वो बात अलग है कि आज कुर्द नस्ल के ज्यादातर लोग मुस्लिम ही होते हैं। इसके अलावा कुछ % लोग ऐसे भी हैं कि जो यहूदियत, ईसाईयत, यजीदियत या इस तरह के बाकी धर्मों को फॉलो करते हैं। और हाँ, कुछ % लोग नास्तिक भी हो चुके हैं। अब इन लोगों की ये जो टोटल आबादी है इसमें से ज्यादातर लोग मतलब 1.5 से 2 करोड़ के करीब तो सिर्फ तुर्की देश में आबाद हैं। बाकी दूसरे नंबर पर नाम आता है ईरान का, जहाँ पर इन लोगों की आबादी लगभग 1 करोड़ के करीब है। इसके बाद इराक, इसके बाद सीरिया और बाकी फिर जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, यूके, इस तरह की जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पर भी इन लोगों की अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। अब वैसे तो दुनिया की किसी भी नस्ल के लोगों की तरह इन लोगों के पास भी अपनी खुद की एक ज़बान है, अपना एक इतिहास है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन मतलब के खाने पीने की चीज़ें या फिर पहनने ओढ़ने की चीज़ें, हर चीज़ है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास अपना देश नहीं है। जी हाँ, आज के दौर में कि जहाँ एक तरफ तो हम देखते हैं कि कुछ लाख लोग मिलकर भी एक देश बना लेते हैं, ये लोग कि जिनकी तादाद 3 से 4 करोड़ के करीब है, इनके पास अपना देश मौजूद नहीं है। अब इन लोगों के पास अपना देश क्यों नहीं है? इनके साथ किसने धोखा किया, किसने गद्दारी की? और आखिर ये कुर्द लोग कि जो खुद भी ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं, ये आज तमाम मेजर मुस्लिम कंट्रीज के ही दुश्मन क्यों बन गए हैं? इन सारी चीजों का जवाब भी हमको इतिहास में ही मिलेगा। तो दोस्तों, कोई दौर हुआ करता था कि जब कुर्दिस्तान का ये पूरा इलाका भी आसपास के तमाम इलाकों की तरह सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में बाकी लोगों की तरह इनको भी कोई दिक्कत नहीं थी और उस दौर में इन लोगों ने कभी भी अपनी एक अलग आज़ाद रियासत बनाने का भी ख्वाब नहीं देखा था। मगर जैसे ही सल्तनत उस्मानिया धीरे धीरे
कमज़ोर पड़नी शुरू हुई और मिडिल ईस्ट के इलाके के बाकी लोगों ने अपने अपने देश बनाने की मुहिम शुरू की, तो कुर्द लोगों ने भी अपनी एक अलग आज़ाद रियासत बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। और तो और असली मोड़ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आया कि जब सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाली ये जितनी भी वेस्टर्न पावर्स थी, मतलब कि यूके, फ्रांस वगैरह, इन लोगों ने इस इलाके की बाकी कौमों की तरह कुर्दों से भी ये वादा किया कि अगर आप लोग सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हमारी मदद करते हैं तो हम आपको एक अलग रियासत देंगे। अब इन लोगों ने अपना एक आज़ाद देश हासिल करने की उम्मीद में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इन तमाम ताकतों की भरपूर मदद भी की, मगर बाद में फिर कुर्दों के साथ वही हुआ कि जो इस इलाके की बाकी ज़्यादातर कौमों के साथ हुआ था, मतलब इनको क्लियरली धोखा दिया गया। और इस धोखे की कुर्दों को कंफर्मेशन उस वक्त मिली कि जब 1922 में ट्रीटी ऑफ लोजान साइन की गई, क्योंकि यही वो मुआहिदा था कि जिसके बाद उस टर्की का मैप दुनिया के सामने आया कि जो टर्की आज हमें दिखाई देता है। और इस मैप के सामने आते ही ये क्लियर हो चुका था कि कुर्दों का जो एक बड़ा इलाका था, मतलब कुर्दिस्तान, उसका एक हिस्सा ऑलरेडी इस नए टर्की के मैप में जा चुका है। सिर्फ टर्की ही क्यों, बल्कि आने वाले सालों में इन्हीं वेस्टर्न पावर्स ने आज के इराक और सीरिया जैसे देशों की भी लकीरें खींची, और जैसे जैसे इन नए देशों की लकीरें खींची वैसे वैसे ये कुर्दिस्तान भी खत्म होता चला गया, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर खींची जाने वाली इन नई लकीरों के जरिए से सिर्फ कुर्दिस्तान की जो जमीन थी वही 4 टुकड़ों में नहीं बटी थी, बल्कि इस जमीन के ऊपर रहने वाले जो कुर्द लोग थे वो भी 4 अलग अलग देशों में बट चुके थे। और सिर्फ बटे ही नहीं थे, बल्कि इन सारे ही देशों में ये लोग माइनॉरिटी हो चुके थे, मतलब कि अल्पसंख्यक बन चुके थे। कुछ जानकार ये भी दावा करते हैं कि वेस्टर्न पावर्स की तरफ से ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था ताकि इस पूरे इलाके को लंबे वक्त तक डिस्टेबलाइज किया जा सके और इस पूरे इलाके को लंबे वक्त तक ताकतवर न बनने दिया जा सके। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ये बड़ी तादाद में और बड़े इलाके में रहने वाले जो कुर्द थे जो अब अलग अलग टुकड़ों में बट चुके थे, ये जिस इलाके में भी गए वहां पर इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी आज़ादी की मुहिम शुरू कर दी। अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में रहने वाले इन कुर्दों ने अपनी ताकत के हिसाब से उस इलाके की हुकूमत को, उस देश को टक्कर देने की कोशिश की। कुर्दों की इसी चीज का फायदा सबसे ज्यादा वेस्टर्न पावर्स ने उठाया। उन्होंने अलग अलग वक्तों पर अपनी जरूरत के हिसाब से अपने फायदे के लिए इन लोगों को लालच देकर इनका इस्तेमाल किया और बाद में इस्तेमाल करके यूं ही छोड़ दिया। कुर्द अलग अलग वक्तों पर अलग अलग ताकतों के हाथों इस्तेमाल होते रहे और इस इस्तेमाल होने में इनको हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हजारों या लाखों लोगों की जानें तक देनी पड़ गई, मगर वो चीज नहीं मिली कि जो इनको चाहिए थी, मतलब इनका अपना देश। दोस्तों, इस पूरे पीरियड में कुर्दों के ऊपर सबसे बड़ा क्रैकडाउन टर्की देश के अंदर हुआ है। उसकी वजह ये थी कि इन लोगों की तरफ से भी कुर्दिस्तान को हासिल करने की जो मुहिम थी वो सबसे बड़े लेवल पर टर्की में ही चलाई गई थी। यहाँ पर तो इन लोगों ने किसी दौर में एक पार्टी बनाई थी PKK, जिसको टर्की तो छोड़िए बल्कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे तमाम देश भी एक आतंकवादी ग्रुप मानते हैं। और उसकी वजह यही है कि इससे जुड़े हुए लोग अलग अलग वक्तों पर टर्की के अंदर कई आतंकवादी हमले कर चुके हैं, जिसमें जाहिर है अभी तक बेशुमार बेगुनाह लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। 1975 के दौर में कि जब हमारी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी, तब अमेरिका ने कुर्द लोगों को इराक की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए उभारा था और कुर्द लोग खड़े भी हो गए थे। मगर बाद में जब एग्रीमेंट हो गया तो अमेरिका ने फौरन ये सपोर्ट खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि वो कुर्द के जो खड़े हुए थे उनकी हुकूमत ने अब उनको बुरी तरीके से क्रश कर दिया। इसके बाद 1991 में भी दुनिया ने देखा कि जब गल्फ वॉर के बाद अमेरिका ने इराक के लोगों को सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े होने के लिए उभारा था, तो कुर्द लोग और कुछ शिया लोगों ने बगावत कर दी थी। उम्मीद थी कि अमेरिका मदद के लिए आएगा, लेकिन अमेरिका ने फौरन कोई दखलंदाजी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत ने बगावत करने वाले इन कुर्दों या बाकी लोगों को बुरी तरीके से क्रश कर दिया। और लेटेस्ट एग्जाम्पल तो हम लोगों को सीरिया की सिविल वॉर में देखने को मिला है, जो सिविल वॉर 2011 की दौर से शुरू हुई थी और अभी 2024-25 तक भी चल रही थी। इस सिविल वॉर के अंदर अमेरिका की तरफ से सबसे अहम किरदार अदा करने वाली ताकत का नाम SDF था। वही SDF के जो सीरिया के अंदर इन्हीं कुर्द लोगों की फौज थी। इस सिविल वॉर के अंदर अमेरिकन सपोर्टेड कुर्दों ने अपना हद से ज्यादा खून बहाया, मगर आखिर में हुआ क्या? हुआ ये कि कई सालों के बाद जब 2024 और 25 के दौर में आकर अमेरिका को लगा कि उसका फायदा किसी और को चुनने में है, मतलब कि अल जुलानी को गद्दी पर बैठाने में है, तो अमेरिका ने बिला किसी झिझक के अभी कुछ महीने पहले ही जो SDF थी, मतलब कुर्दों की फौज थी, उसको पूरे गेम से ही आउट कर दिया। और अब अगला नंबर हम लोगों को शायद ईरान का नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि अब लगातार खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से अमेरिका कुर्दों का इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी
ईरान के अंदर, क्योंकि ये बात तो शुरू से ही लगभग सभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर अमेरिका ने खुद अपनी फौज को ईरान की ज़मीन पर उतारने का फैसला किया तो ये उसके लिए एक नाइटमेयर, मतलब कि डरावना ख्वाब साबित होगा। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के मशवरे पर डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि इराक और ईरान के इलाके में रहने वाले जो कुर्द लोग हैं उनके लड़ाकों को हमारी तरफ से ईरान के खिलाफ ज़मीन पर उतारा जाए। हालांकि ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, मगर अभी तक जो कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें से किसी में तो ये दावा किया जा रहा है कि हाँ, ये कुर्द लड़ाके बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी इन्वेजन हो सकता है। तो किसी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाके हैं ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, और इनके हिचकिचाने की मेन वजह वही इतिहास है कि जिस इतिहास के अंदर इन लोगों को वेस्टर्न पावर्स और मेनली अमेरिका की तरफ से बार बार धोखा मिला है। मतलब इस बार ये गारंटी चाहते हैं कि हालात बिगड़ने पर इनको धोखा नहीं मिलेगा और आखिर में इन लोगों को ईरान की इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये थी हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी कौम, मतलब कि कुर्दों की पूरी कहानी। बाकी आखिर में जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर आजकल हम ईरान वॉर से रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।